हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारी इस मुहिम को और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हम राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रीय आपातकालीन उपबंधों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में थोड़ी और डिटेल में चर्चा की, समझने का प्रयास किया था और इसमें हुए तमाम प्रकार के संशोधनों को भी जाना था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय उपबंधों में दो और उपबंध बचे हुए थे, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो जैसा कि हमने राष्ट्रीय आपातकाल पर थोड़ी विस्तृत चर्चा की थी, तो अब ये दोनों कंपैरेटिव है, इसलिए इन दोनों को साथ में लिया गया है और आई होप कि कम आपका टाइम वेस्ट किए हुए इन टॉपिकों को हम समझ सकते हैं। तो आइए हम हमारी इस आज की पहल को और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल। तो राष्ट्रपति शासन है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 356 से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 356 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को या तो राज्यपाल की किसी रिपोर्ट के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर ऐसा आभास होता है कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति उस राज्य का जो प्रशासन है अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले सकते हैं और इसी व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन का मतलब हुआ राष्ट्रपति द्वारा शासन करने लग जाना। पहले सामान्यतः राज्यों के अंदर जो राज्यों की निर्वाचित सरकारें होती हैं, विधानसभाओं में जो सरकार चुनी जाती है वो सरकार ही राज्यों पर शासन करती है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और उनकी जगह पर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। इसलिए इसको नाम दिया जाता है राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति द्वारा किया जाने वाला शासन। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में लिखा गया है। तो राष्ट्रपति आधार भी हमने देखा कि राष्ट्रपति किन आधारों पर संविधान के अंदर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। तो सबसे पहले इसके आधार पर चर्चा करते हैं। इसके आधार हैं दो। एक है अनुच्छेद 365 जो खुद बताता है राष्ट्रपति शासन कब और कैसे लगेगा। तो आर्टिकल 365 में एक आधार दिया गया है, वो क्या है? अगर राज्य के अंदर राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो कि राज्य के अंदर राज्य की सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, यानी इसका मतलब होता है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तब राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं। पहला आधार आर्टिकल 365 स्वयं बताता है और दूसरा आधार आर्टिकल 365 है जो कहता है कि केंद्र सरकार अपने संचार के साधनों या अन्य जैसे रेलवे हैं, इनके रख रखाव का दायित्व राज्यों को देती है और राज्यों को इनके रख रखाव से संबंधित गाइडलाइन भी जारी करती है। अगर ऐसी परिस्थिति में राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानते हुए आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये दो आधार बनते हैं जो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 365 लागू करने के कारण बनते हैं। यानी कि दो आधार हैं। सामान्यतः हम केवल आर्टिकल 365 को ही देखते हैं, लेकिन ध्यान में रखना ये दोनों ही आधार बनते हैं राष्ट्रपति शासन के। अब वापस देखते हैं कि राष्ट्रपति को ये पंचायती कहाँ है कि वो किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र को विफल घोषित करके और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो इस पंचायती का भी एक कारण है, वो है हमारे संविधान का आर्टिकल 355। यानी आर्टिकल 355 कहता है केंद्र सरकार का ये दायित्व है। केंद्र सरकार मैं पहले ही अपनी क्लास के अंदर क्लियर कर चुका हूं, कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, इसलिए वास्तविक जो सरकार है वो मंत्रिपरिषद को माना जाता है। एक्चुअल में तो सैद्धांतिक रूप से तो सरकार मतलब राष्ट्रपति ही होते हैं। तो केंद्र सरकार का ये दायित्व दिया गया है आर्टिकल 355 के अंदर कि केंद्र सरकार राज्यों के अंदर संवैधानिक उपबंधों का प्रबंधन या जो व्यवस्था है वो संवैधानिक ढंग से प्रचलित करवाए। यानी कि इन शॉर्ट कहे तो राज्यों के अंदर जो राज्यों की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, वो संविधान के अनुरूप हो रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना और इसकी व्यवस्था करना केंद्र सरकार का दायित्व है। ये आर्टिकल 355 कहता है। अब अनुच्छेद 356 और 365 को देखें तो उनमें क्या है? आर्टिकल 365 कहता है यदि
केंद्र को यानी कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर संविधान के अनुसार व्यवस्था नहीं चल रही है, तो फिर वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और 365 के अंदर तो साफ लिखा है, केंद्र के निर्देशों को नहीं मानना अपने आप में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक न्योता ही होता है। हम कई बार न्यूज के अंदर ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि जहां पर विपक्ष की सरकारें होती हैं, केंद्र की सरकार द्वारा दिए गए आदेश का सामान्यतः वो विरोध करते हैं। जब वो विरोध करते हैं तब हमारे जैसे आम जनता को बनाने के लिए राज्यों की सरकार अक्सर कहती है कि हम केंद्र के इस प्रावधान का पालन नहीं करेंगे, हमारे राज्य में ये प्रावधान लागू नहीं होगा। तो ध्यान में रखना दोस्तों, अगर राज्य की सरकार ऐसा कहती है तो वो बस कहने के लिए कहती है। अगर राज्य की सरकार ने केंद्र के दिए निर्देश को नहीं माना तो आर्टिकल 56 में बदल जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो सकता है। तो ये बनते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होने के आधार। और हमारे देश में अब तक 125 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यानी कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाला आर्टिकल 365 ही है, 356 ही है। 356 इतनी बार लगने में, और एक चीज और सिंपल सा फैक्ट है, ध्यान रखना है कि सबसे पहले भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन पंजाब का जो पेप्सू क्षेत्र था वहां पर लागू हुआ था। उसके बाद तो लगभग सभी राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन का दस्तूर हो चुका है, तो ये कोई बड़ी बात बची नहीं है। अब ये हमने आधार देखा कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का क्या है, कर्तव्य है। और आधार 2 है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 65, दोनों से 56 और 65 ये दोनों आधार बनते हैं राष्ट्रपति शासन के। अब देखते हैं कि कंपैरिजन करना है, जहां राष्ट्रीय आपातकाल देखा था, अब राष्ट्रपति शासन देख रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कहता था कि अनुमोदन 1 माह के अंदर विशेष बहुमत द्वारा मिलना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति शासन में 2 माह के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए और साधारण बहुमत से भी चलेगा। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल में हमने पढ़ा था कि जो अगर लोकसभा भंग हो चुकी है तो लोकसभा की जब प्रथम बैठक होगी, प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर इस राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा से विशेष बहुमत से पारित करवाना था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अगर लोकसभा भंग होती है तो लोकसभा की पुनर्गठन के बाद प्रथम बैठक से लेकर 30 दिन के भीतर भीतर साधारण बहुमत से बिल पारित करवाना होगा। यानी कि जहां पर राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत चाहिए, वहीं पर राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। उसके बाद अवधि की जांच करें, जहां राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए लगता था, तो यहां पर भी यानी कि अगर राज्यसभा और लोकसभा ने 2 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति शासन को अनुमोदन दे दिया तो फिर वो 6 माह के लिए उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और ऐसा करते हुए आप 2 बार राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हो, यानी कि 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। पहले तो अनिश्चित काल के लिए लगता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने थोड़ी हमारे पर यानी सहूलियत दी और अब ये राष्ट्रपति शासन 6 माह करके 1 साल तक लगाया जा सकता है। लेकिन अब एक विशेष परिस्थिति है कि राष्ट्रपति शासन टोटली मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। और ये कब लगाया जा सकता है, इसके 2 आधार होने चाहिए। या तो उस राज्य के अंदर या देश के किसी कोने के अंदर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, तब राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग है, वो अगर बोल दे कि इस राज्य के अंदर अभी चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल 3 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। तो मैक्सिमम अवधि 3 वर्ष है और एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है। ऐसे 2 बार लगाया जा सकता है, यानी कि 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जबकि राष्ट्रीय आपात में हमने पढ़ा था कि ये अनिश्चित काल तक के लिए लगाया जा सकता है। ये थे राष्ट्रपति शासन, बाकी तमाम प्रावधान वो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो प्रभाव है राष्ट्रपति शासन का, किस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या जनता पर या जनता के मूल अधिकारों पर राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता, ना ही जनता के मूल अधिकारों का हनन होता है। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? ये केवल राज्यों की विधानसभाएं हैं और राज्यों की जो सरकारें हैं उनके लिए असहनीय हो जाता है राष्ट्रपति शासन। किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य की कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल और
जो मंत्रिपरिषद की मिली हुई सरकार होती है, विधानसभाओं के जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा बनाई हुई सरकार, उस सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं और पूरे राज्य का नियंत्रण यानी राज्य की सरकार को या तो स्वयं चला सकते हैं या फिर अपने द्वारा निर्धारित किसी अधिकारी के अधीन कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल के अधीन भी कर सकते हैं या फिर राज्य के सचिव के अधीन भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति जिसके भी अधीन करना चाहे, राज्य की सरकार उसके अधीन की जा सकती है। कहने का मतलब है राज्य की जो कार्यपालिका है यानी कि जो सरकार है वो राष्ट्रपति खुद बन जाते हैं और राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम राज्य की सरकार को ही होगी। उसके बाद विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब अनुमोदन मिल जाता है संसद से अनुमोदन मिलने के बाद राज्य की विधानसभा को बर्खास्त किया जाता है। उससे पहले केवल राज्य की सरकार को हटाया जाता है और राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। लेकिन राज्य की विधानसभाओं को तब हटाया जाता है जब संसद उसका अनुमोदन दे। संसद अनुमोदन देने का मतलब है अब संसद खुद राज्य की विधायिका का कार्य करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तब जाकर राज्यों की विधानसभा हटाई जाती है। तो राज्य कार्यपालिका राष्ट्रपति बन जाता है और जो विधायिका की शक्ति है राष्ट्रपति को मिल जाती है जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधायिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब राष्ट्रपति चाहे तो वो शक्ति राष्ट्रपति संसद को यही बोलेंगे कि अब राज्य के अंदर मेरा शासन है, तो आप कृपया राज्य की विधान से संबंधित जितने भी आप कानून बनाना चाहे आप बना सकते हो। लेकिन संसद सामान्यतः ऐसी परिस्थिति में कानून बनाकर राष्ट्रपति को वापस नियुक्त कर देती है कि आप राज्य के अंदर जितने भी कानून बना सकते हो तमाम कानून आप खुद बना दो। तो समझ में आ रही है ये लाइन कि विधायिका किसके अधीन होगी? राष्ट्रपति के अधीन होगी, क्योंकि टोटल शासन ही राष्ट्रपति का है। जो मर्जी है राष्ट्रपति ही करेगा और राष्ट्रपति राज्य की, क्योंकि अकेला शासन करता नहीं है, राष्ट्रपति केंद्र के कानून भी विधान संसद बनाती है, तो राष्ट्रपति चाहेगा कि इस राज्य के कानून भी कौन बनाए? संसद बनाए। इसलिए राष्ट्रपति संसद से कहेगा कि आप इस राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाइए। लेकिन संसद जब कानून बनाने के मूड में नहीं होती है तो संसद खुद ही वापस राष्ट्रपति को कह देती है कि महोदय आप ही शक्तिमान हैं और आप ही इस राज्य का संचालन कर सकते हो। यानी कि संसद वापस राष्ट्रपति को यह शक्ति दे सकती है कि आप ही कानून का संचालन करें। और जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर राज्य सूची के विषय संवर्ती में बदलते हैं, क्योंकि विधानसभा वहां जिंदा होती है। संवर्ती में बदलने का मतलब है केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राज्य सूची के विषय हैं वो टोटली संघ सूची के विषयों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि विधानसभा बसती नहीं है तो पूरा का पूरा अधिकार संसद का हो जाता है। उसके बाद देखें वित्तीय प्रभाव क्या बनेगा, तो राज्य की, क्योंकि राज्य के तमाम शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित हो गई हैं, अब तमाम शक्तियों के अंदर राज्य के जो वित्तीय संबंध थे वो भी राष्ट्रपति को मिल गए। लेकिन वित्तीय संबंध पूरे करने के लिए राष्ट्रपति कहां से अनुमोदन करेगा या फिर खर्च करेगा? तो राष्ट्रपति खर्च करते वक्त तो कर लेते हैं, यानी कि राज्यों की संचित निधि राष्ट्रपति के अधीन आ गई। लेकिन जब राष्ट्रपति संचित निधि से कभी भी व्यय करेगा तो उसके लिए राष्ट्रपति को किसके अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी? संसद के अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि राज्य, हम इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि राज्यों की जो संचित निधि है संसद के अधीन आ गई है और संसद संचित निधि से जब भी सरकार को खर्च करना होता है तो संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है और राष्ट्रपति राज्यों की संचित निधि से भी व्यय कर सकते हैं अगर जो संसद है हमारी वो राष्ट्रपति को अनुमोदन दे या फिर राष्ट्रपति को समर्थन करती है, यानी बिल पास कर देती है। तो यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रपति शासन सामान्यतः राष्ट्रीय आपातकाल की तरह ही है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जनता को प्रभावित करता है, राष्ट्रपति शासन राज्य की विधानसभा सरकार को प्रभावित करता है और विधानसभा को भी प्रभावित करता है। राष्ट्रपति शासन जहाँ विशेष बहुमत की राष्ट्रीय आपातकाल विशेष बहुमत की डिमांड करता है, यह साधारण बहुमत से काम निकाल देता है। वहां 1 माह में अनुमोदन चाहिए या 2 माह में अनुमोदन मिल सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। यहाँ पर 1 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, बाकी मैक्सिमम वो कितना हो सकता है 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रकार के कुछ इन दोनों में अंतर थे राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के अंदर, जो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी क्या राष्ट्रपति शासन को न्यायालय के अंदर
चुनौती दी जा सकती है? तो जी हाँ, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल को चुनौती दी जा सकती है, मिनर्वा मिल्स में ये घोषणा हुई थी, वैसे ही राष्ट्रपति शासन को भी संविधान में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और इससे रिलेटेड जो केस हैं वो है एसआर बोमे केस 1989 का। एसआर बोमे केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति शासन की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और हालांकि राष्ट्रपति शासन तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है सब कुछ, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट है वो ये जांच नहीं करेगी कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, लेकिन राष्ट्रपति की मंशा को जरूर जांच किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी राज्य के अंदर विपक्ष की सरकार देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो ऐसे प्रकार के दुरुपयोग जो कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा हुए हैं, तो एसआर बोमे केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति शासन की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। एक तो ये ध्यान में रखना राष्ट्रपति शासन के बारे में, और दूसरी राष्ट्रपति शासन से संबंधित एक सरकारिया कमेटी बनी थी, इसके बारे में भी ध्यान में रखना कि सरकारिया कमेटी की अधिकांश सिफारिशें राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित ही थी। इन दोनों को ध्यान में रखते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख लिया। 44वें संविधान संशोधन में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन को चुनौती सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जा सकती है, जबकि 38वें संविधान संशोधन ने तो वही प्रावधान किए थे जो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए किए गए थे, यानी कि इसे किसी भी न्यायालय में समीक्षा नहीं हो सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। इन तमाम प्रावधानों जो राष्ट्रीय आपातकाल में पड़े हैं वो के वो प्रावधान राष्ट्रपति शासन में भी लागू होते हैं। तो ज्यादा चर्चा करने लायक ये बचा नहीं है टॉपिक। और उसके बाद अंतिम टॉपिक आता है राष्ट्रपति जो वित्तीय आपात उपबंध है उनके अंदर अंतिम टॉपिक आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। ये देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, जबकि हमारे देश में आर्थिक संकट एक बार आ चुका है। 1991 में आर्थिक संकट आया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल इतना भयानक क्यों है जो अभी तक इसका एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ? तो उसके पीछे रीजन ये है कि वित्तीय आपातकाल का आधार तो तब बनता है जब देश की वित्तीय स्थिरता और जो राष्ट्र मुद्रा की साख है, यानी कि देश की मुद्रा की कोई कीमत ही ना रहे। यानी कि मान लीजिए कि आप एक 5 रुपए वाले बिस्कुट को खरीदने के लिए भी एक बोरा भरकर पैसे दे रहे हो, तब जाकर आपको बिस्कुट मिल रहा है। वो होता है मुद्रा की साख समाप्त हो जाना। और वित्तीय स्थिरता का मतलब होता है कि देश के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने लगे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए और लोगों के पास पैसा ना बचे, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये तो होता है आधार। उसके बाद अनुमोदन स्वयं राष्ट्रीय आपातकाल वाले प्रावधान है कि 2 माह के भीतर इसको सदनों से अनुमोदन चाहिए और यह साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। और साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल तब तक के लिए जारी रहेगा जब तक कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सिफारिश देकर सलाह देकर इसको एक संकल्प द्वारा वापस हटा ना दे। तो इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा वाले वो कोई प्रावधान बचे नहीं। ये राष्ट्रपति आपातकाल है, इसकी अवधि राष्ट्रपति स्वयं ही तय करेंगे और हटाएंगे। उसके बाद देखते हैं बाकी वो सारे प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में सेम ही रहते हैं। क्या इसको भी चुनौती दी जा सकती है? 38वें संविधान संशोधन ने मना की, 44वें संविधान संशोधन ने वापस अनुमति के लिए हाँ भर दी, क्योंकि ये अभी तक कभी भी लागू किया नहीं गया, इसलिए इससे रिलेटेड कोई केस भी नहीं बनता है। अब देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसा कि ये वित्तीय आपातकाल है और वित्तीय आपातकाल का सबसे भयानक प्रभाव यही होता है कि संपूर्ण वित्त राष्ट्रपति के या फिर केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में ना तो इसका प्रभाव जनता पर पड़ता है डायरेक्टली, ना ही इसका प्रभाव राज्यों की सरकारों पर पड़ता है। जिसका सर्वाधिक प्रभाव जनता पर पड़ता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जिसका राज्य की सरकार पर पड़ता है उससे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। लेकिन ये क्या है? वित्तीय आपात हैं। इसका प्रभाव केवल पड़ेगा तो वो वित्तीय संबंधों पर पड़ेगा। और वित्तीय संबंधों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा उसे देखते हैं। पहला कि केंद्र राज्यों को वित्तीय स्वास्थ्य के लिए निर्देश दे सकता है, यानी केंद्र राज्यों को बोल सकता है आप किन योजनाओं पर खर्च करोगे, किन योजनाओं को दरकिनार करोगे, किन अधिकारियों को वेतन दोगे, किन के वेतन को रोक लोगे। इस प्रकार के तमाम निर्देश केंद्र राज्यों को दे सकता है। दूसरा देखते हैं कि केंद्र अपने राज्यों को दिए जाने वाले धन के आवंटन को रोक सकता है। वित्त आयोग की तमाम सिफारिशों को ये भी टोटली मना कर सकते हैं। ये अधिकारियों के जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों को रोक सकते हैं,
यहां तक कि सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते जो कि भारत की संचित निधि पर भारित हुए हैं, उनको भी, उनमें भी कटौती की जा सकती है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये वित्तीय आपात कितना असरकारक रहा होगा। और राज्यों की विधानसभाओं के धन और धन बिल और वित्त विधेयक, जो विधेयक पारित होते हैं, वो राष्ट्रपति के लिए भेजे जाएंगे, क्योंकि हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर में देखा था कि राज्यपाल की जो वीटो पावर है उसमें एक प्रावधान ये भी था कि राज्यपाल भी किसी भी बिल को अनुमति दे सकता है, किसी भी बिल पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और किसी भी बिल को समाप्त भी कर सकता है। लेकिन राज्यपाल को एक और अतिरिक्त शक्ति थी कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकते हैं, यानी आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल उस बिल को सीधा राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और वित्तीय आपात के दौरान जितने भी धन बिल और यानी कि मनी बिल और वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल है, इनको तो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना ही होगा, यानी ये तब तक पारित नहीं हो सकते जब तक राष्ट्रपति अपना अनुमोदन या हस्ताक्षर ना कर दे। उसके बाद जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति के लिए ये तो हो ही जाता है। तो इस प्रकार ये टोटली जो धन और वित्त से संबंधित प्रावधान है और इनका असर केवल धन और वित्त पर ही पड़ता है। और सबसे बड़ा प्रावधान यही है कि संचित निधि पर भारित व्यय में भी कमी की जा सकती है इस प्रावधान के अंदर। तो दोस्तों, इन राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में कुछ ज्यादा इतने बड़े टॉपिक बचते नहीं है, क्योंकि ये वही हैं जो राष्ट्रीय आपात के दौरान थे। अब इनमें जो मेजर डिफरेंस था उन पर आप ध्यान रखिए, और बाकी ये सारे प्रावधान एक जैसे ही होते हैं। इसलिए हमने पहले वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा चर्चा की थी, हमारा वीडियो भी काफी बड़ा बन गया था, इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि आगे वाले टॉपिकों पर कम चर्चा करनी पड़े और दोनों एक ही टॉपिक, एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, आई होप कि अब आपको ये तीनों आपात उपबंध अच्छे से समझ में आए होंगे, इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन बचा नहीं होगा। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जब भी मैं वीडियोस को कमेंट मैं खुद देखता हूं तो इन पर जब भी मुझे कोई आपकी कमेंट मिलेगी, उसके अगले वाले वीडियो में उसका जरूर कोई ना कोई समाधान जरूर किया जाएगा। और आई होप कि आपको मेरी ये पहल पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे लाइक करते रहिए। धन्यवाद।